अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आर्मी के अंदर एक लॉ ऑफिसर की पोस्ट अनाउंस होती है एवरी ईयर। दिसंबर के मंथ में लॉ ऑफिसर की पोस्ट अनाउंस होती है। अब इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस तरीके से हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, किस तरीके कार से हम जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसका प्रॉपर जो मैं कहूँ कि सिलेबस क्या होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें कि जो लॉ ऑफिसर है ये एवरी ईयर दिसंबर के मंथ में अनाउंस होती है, ठीक है। दिसंबर के मंथ में अनाउंस होती है, उसके बाद फिर जो है जनवरी के मंथ में इसका टेस्ट कंडक्ट होता है। अब बात यह है कि क्या एवरी एडवोकेट इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो देखें, इसके लिए मिनिमम 2 इयर्स प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। 2 इयर्स प्रैक्टिस हो, इट मीन्स कि आपके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है 28 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अब 28 इयर्स आपकी एज कब हो, इट मीन्स के जब आप अप्लाई कर रहे हैं एट द मंथ ऑफ दिसंबर, तो अपकमिंग इसके बाद का जो मंथ आएगा मई, ठीक है। इसके बाद का जो मंथ आएगा मई, इस मई तक आपकी एज जो है 28 इयर्स हो या 28 इयर्स से कम हो, फिर आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी हमारे पास पोस्ट हैं कि जिसके अंदर अगर एक एडवोकेट या कोई भी जो एक बैचलर डिग्री कर चुका है उसके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन मसला ये है कि या तो हम उस पैटर्न से स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है, या तो फिर हमें यही नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है, जिसकी वजह से फिर हम जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दूसरी बात कि क्या फॉर सपोज़ कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो गए तो फिर वहाँ पर जाके आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट शो करने होंगे, ये भी मैं डिस्कस करता चलूँ। अब एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे ही आप दिसंबर के फॉर सपोज़ कि आपने दिसंबर के 26 या 29 दिसंबर को आपने अप्लाई किया, तो विद इन 2 और 3 डेज़ आपको क्या होगा, आपको इशू हो जाएगी आपकी एग्जामिनेशन स्लिप। और स्लिप इशू होने के बाद विद इन 2 और 3 डेज़ ही आपका टेस्ट होगा। ये चीज़ याद रखें, मतलब कि आपके पास टाइम नहीं होगा कोई 1 डेढ़ महीने का तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। अब तैयारी कितने टाइम पीरियड में हो सकती है, इसकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन के अंदर हो सकती है। मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं। मिनिमम कितना, 6 मंथ का ड्यूरेशन हो। अगर 6 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फिर मोर देन इनफ है। दूसरी बात कि अब जो हमारे पास 2023 के अंदर अनाउंसमेंट हुई दिसंबर के अंदर, तो जनवरी के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो लाइसेंस था वो हाई कोर्ट का नहीं था, ठीक है। और जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो इसकी कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है। जब आप वहाँ पर जाके सबमिट करते हैं तो वहाँ पर 300 रुपीज़ का चालान आपसे ले लिया जाता है, ठीक है, 300 रुपीज़ का चालान। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज ये हुआ कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स एवरी होने चाहिए? जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स आपके मैट्रिक से लेके आपके एलएलबी तक के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका लाइसेंस होना चाहिए, और जो बार का आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप जो है एडवोकेट है, कब से हैं, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और ओरिजिनल CNIC, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए जो कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ HEC हों, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस क्या है, कहाँ से सवाल आते हैं, और ये स्क्रीनिंग होता है या रिटन टेस्ट होता है, ये भी बताता चलूँ आपको कि इसका जो टेस्ट है वो स्क्रीनिंग होता है और इसके टेस्ट रिटन नहीं होता, इसका टेस्ट कंप्यूटर पे होता है। कंप्यूटर पे आपसे किस किस्म के क्वेश्चंस रेज करेगा वो? वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल, नॉन वर्बल, जो कि इंटेलिजेंस IQ लेवल पे बेस्ड होते हैं। किस पर बेस्ड होते हैं? IQ। इससे आपकी IQ लेवल पता चलती है कि आपकी IQ लेवल किस हद तक स्ट्रांग है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि और कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो लॉ की अगर बात की जाए तो देखें, अच्छा अब ये चीज़ एक बात याद रखें कि ये जो लॉ ऑफिसर है ये इक्वल होता है किसके? ये इक्वल होता है 17 ग्रेड के ऑफिसर के,
ठीक है, और इसका जो नाम है, डेजिग्नेशन है, ये क्या है, अटॉर्नी लॉ जज। ठीक है, अब अगर हम लॉ की बात करें कि लॉ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले फैमिली लॉज। फैमिली लॉज के अंदर MLFO आ गया आपका, फैमिली कोड एक्ट आ गया आपका, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आ गया आपका, और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आ गया आपका। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कानून शहादत ऑर्डर। ठीक है, कानून शहादत ऑर्डर आ गया आपका। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास 4 मेजर लॉज, जो कि आपको पता है कि CPC, CRPC, PPC, और फिर क्या आ जाता है हमारे पास, लॉ ऑफ रिट्स, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आ गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद फिर क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फिर आ जाता है मिलिट्री लॉज, जो कि एक मिलिट्री एक्ट है 1952 का, ये आपने स्टडी करना। ठीक है, ये इसका प्रॉपर जो है मैं कह सकता हूँ कि सिलेबस है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये सिलेबस किस तरीके से कवर करना है, बैरेक्ट से ही कवर करें तो ज़्यादा बेहतर है, कमेंट्री की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो बैरेक्ट से ही आपसे सवाल पूछेगा। कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो आपके, और बैरेक्ट की वर्डिंग भी आपको याद हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पुट कर सकता है वो। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, इस टेस्ट के ऊपर जाने से पहले जो वर्बल और नॉन वर्बल का टेस्ट है, यहाँ तक जाने से पहले जो ये आपसे ये IQ लेवल का टेस्ट होगा, इसके लिए आपको दिए जाएंगे 50 मिनट्स, और 50 मिनट्स के अंदर अंदर आपको नियर अबाउट कोई 80 टू 100 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोशिश करें कि आपने क्या करना है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। और जो ये पोर्शन है लॉ का, आपकी फील्ड से रिलेटेड, इसके अंदर आपको नियर अबाउट कोई 40 मिनट्स दिए जाएंगे या 50 मिनट्स दिए जाएंगे, और 80 क्वेश्चन वो आपसे पुट करेगा। आ रही बात समझ में? तो कहने का मकसद ये है कि इतना कोई लेंथी सिलेबस भी नहीं है, इतना कोई हार्ड सिलेबस भी नहीं है, बस आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करें। इसका बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं अपकमिंग मंडे से, यानी कि 15 जनवरी से। 15 जनवरी से इसका हम एक जो है बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है आपने 0311 300 888 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वर्बल नॉन वर्बल जो टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है, उसके अंदर किस पैटर्न से सवालात वो पूछता है आपसे। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अप टू डेट बैरेक्स से ही स्टडी करनी है। अगर वो आपके कोई 2016, 2015, 2010 के कोई बैरेक्स मौजूद हैं, तो उससे स्टडी ना करें, बल्कि अप टू डेट बैरेक्स से ही आप स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। होप सो आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। थैंक यू, डेट्स ऑल।